उपस्थित समस्त विद्वत जन, योगहारी सदस्यों को सादर प्रणाम। दिल्ली यात्रा के बारे में पूर्व में चर्चा हो चुकी थी। आज पुनः प्रवासी समय के संस्मरण सुनाने का आदेश हुआ है और प्रणाम सर जी। दिल्ली दिलवालों की ये बात सच है और दिल्ली में परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन भविष्य में नई संभावनाएं पैदा करेगा। योगारी सदस्य के नाते में योगार परिवार का नियमित सदस्य तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं योगार परिवार के साथ उस समय को जरूर जोड़ता हूं। योगार से बहुत कुछ सीखने को मिला है। 1402 दिनों की ये यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है और इससे बहुत कुछ प्राप्त भी हो रहा है। जिस प्रकार से योगाहार का उद्देश्य है योग और आहार के माध्यम से समाज के आरोग्य की कल्पना करना, सभी प्रकार के आरोग्य की कल्पना करना, खेती की चिंता करना, मृदा की चिंता करना, पर्यावरण की चिंता करना, धर्म की चिंता करना, विज्ञान की चिंता करना, खाद बीज और संस्कार की चिंता करना, ऐसे समसामयिक समस्त प्रकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छूते हुए योगाहार परिवार अपनी इस लंबी यात्रा को पूरा कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में राजनीति भी एक विषय है और इस विषय का सामान्य जीवन पर भी बड़ा गहरा असर है। उन्नीस सौ 50 से पूर्व संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी के मन में भी ये विचार आया था कि हम समाज में अपनी अच्छी पैठ बना सकते हैं। क्या हुआ? समाज आवाज में चली हम गई? अपनी आवाज जा रही? हेलो, आ रही सर? हाँ जी। आ रही है? पूरे देश में फैल गई आवाज, पूरे देश में फैल गई आपकी आवाज। दिल्ली तक आवाज पहुंची है तो वो तो देश में पहुंचना ही है। जी, सभी को और मिल रही है मेरी आवाज? जी पूरी तरह से सर, पूरी तरह से। और आपने कहा 1402। हाँ, 1402। जी जी। इतना ही लंबा हो गया ना पीरियड कि ज्यादा बोल गया हाँ मैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो आपने सही कहा कि 1402। तो आपने दिल्ली नहीं नहीं, अगली सदन जब बैठेगी ना, संसद जब बैठेगी तो 1402 ही देना है आपको। जी ऐसी कल्पना है कि भारत की संसद के अंदर देश के भविष्य के निर्माताओं की संख्या लगभग बड़ी हो जाए। हम लोग राजकीय व्यवस्था में रहने वाले समाज के लोग थे। जनतंत्र लोकतंत्र हमारे 1947 में आया। गुलामी की जंजीरों के बाद इस देश के लोगों ने सोचा कि हम अब आजाद हैं। आजादी का अनुभव बड़ा कठिन हो गया और ऐसी राष्ट्रीय विचारों वाले सरकार के बारे में जब चिंतन हुआ तो गुरुजी ने ये कहा, सोचा कि हमारा भी एक विंग होना चाहिए जो राजनीति क्षेत्र में भी काम करे। तो बहुत ही संस्कारवान कार्यकर्ताओं को राजनीति क्षेत्र में भेजने का प्रयास किया। बड़े प्रमुख नाम हमारे समाज में हमको देखने को मिलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक बड़ी परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी से चलकर
आज के युग पुरुष कहताओं में जिन्हें ऐसे नरेंद्र भाई मोदी तक आती है। शायद भारत के इतिहास में राम कृष्ण के काल में भी उनको शायद उस वक्त सामान्य सत्ता ही माना गया होगा। मेरे इस कथन से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन मैं कहने से नहीं चूकता हूं कि ये भी राम लक्ष्मण की ही जोड़ी है और हनुमान जी के साथ ही आई हुई है। अभी हनुमान जी को काम मिला हुआ है उत्तर प्रदेश का। तो रामायण काल के जो सारे जीव थे वो पुनः इस कलयुग में प्रकट हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय भी इन्हीं वर्षों में, इन्हीं समय में पूरा हुआ है। देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला परम आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। एक ताड़का कहती थी कश्मीर से, कोई भारत का ध्वज उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 को भी हटाने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारे राजनीति क्षेत्र में निर्णय हुए और उन निर्णयों को देखते हुए आज भारत का स्वाभिमान सशक्त हुआ है। पूरे विश्व के अंदर भारत की साख बढ़ी है। लेकिन ऐसे ही पीरियड में यह महसूस किया जा रहा था कि देश का दिल खराब हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, जो कि एक प्रदेश है जहां अपनी सरकार है, पिछले 10 वर्षों से वहां आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, जिन्होंने रामलीला मैदान के अंदर भारत की जनता को बेवकूफ बनाते हुए, अपने ही गुरु को दगा देते हुए सरकार बनाकर अपनी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय नीतियों का स्वप्न दिखाकर छल से यह सरकार प्राप्त की और वो वहां काबिज है। विश्व के अंदर जब विवाद जाती होगी तो बड़ा बुरा लगता होगा। 26 वर्षों से वहां भाजपा की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, ऐसा विचार कर कर अन्य प्रांतों से कुछ कार्यकर्ताओं को वहां काम करने के लिए बुलाया गया। आगरमालवा जिले से मुझे भी वहां आमंत्रण मिला और अपनी बहुत व्यस्तता होने के बावजूद भी योगाहार के कार्यक्रम, अपने एपीओस के कार्यक्रम, किसानों के बीच जाने वाली एक्टिविटीज को रोकते हुए हमने तय किया कि राजनीति में भी शुचिता होना चाहिए। जिस जैविक विषय को लेकर हम लोग, प्राकृतिक विषय को लेकर हम लोग इस योगाहार मंच से स्वास्थ्य, संस्कार और धर्म और राष्ट्र की बात करते हैं, हमें मौका मिल रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हमने अपने विचारों का प्रसार करना चाहिए। 26 अगस्त 2024 के दिन हम लोग अपने प्रांत मालवा से माँ पीताम्बरा की इस पवित्र पावन धरती को प्रणाम करते हुए माँ कालका की नगरी दिल्ली में प्रवेश किया। पता नहीं माँ का ही ज्यादा प्रेम है कि मुझे क्षेत्र भी जो आवंटित हुआ वो माँ कालका के पास ही का था। वहां जाने के बाद दिल्ली की व्यवस्थाओं को समझना, दिल्ली के जनमानस को समझना, उनके बीच में रहना, लगभग उन्हीं की बातचीतों को सुनना, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करना, सतत सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक दिल्ली वासियों के साथ प्रवास रहता था। उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के जैसा भोजन करना और उनके जीवन का अध्ययन करना। और वहां जब मैं गया तो जैसा कि आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी बोल रहे थे कि वहां बहुत गर्मी थी और हम मालवा के लोग, गर्मी की भी रातें हमारे यहाँ शीतल रातें होती हैं। सुबह बनारस, शाम अवध और शबे मालवा,
बनारस की सुबह, अयोध्या की शाम और हमारे मालवा की रात्रि बड़ी सुंदर होती है। स्वर्गमय जीवन को छोड़कर जब हम दिल्ली में गए तो ऐसा लगा कि शायद हमने कोई पाप किया होगा, हमने कोई गुनाह किया होगा। जी 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 प्रवीण जी, हमने कोई गुनाह किया होगा या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हमसे हुआ है। ऐसा ऐसा ही कारण है कि जिसकी वजह से हमें आज दिल्ली का दर्शन हुआ है। दिल्ली की वो तंग गलियां, वो झुग्गी बस्तियां, वहां का पानी, वहां का आहार, सब कुछ अकल्पनीय, जिसकी कभी भी हम लोगों ने कल्पना नहीं की, मालवा वासियों ने, कि इस तरह का भी जीवन होता है। एक 10 बाय 10 के कमरे में 10 लोगों का जीवन होता है, वो रहते हैं। एक एक मकान के अंदर 100 वोटिंग, कल्पना के परे। 4 किलोमीटर के अंदर पूरी विधानसभा, 1.5 से 2 लाख मत, तो संख्या 3 लाख के लगभग। 70 किलोमीटर के रेडियस में 3 करोड़ लोगों का निवास, भयंकर भीड़। और उस भीड़ के अंदर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी अगर हमें चलना है तो हमारा 2 से 2.5 घंटा खराब हो जाता है। बारिश में मोटरसाइकिल के ऊपर पैर रखकर गाड़ी चलाई, नालियों के जाम, सीवर के पानी का डिपॉजिट, दिल्ली झीलों की शहर बना हुआ देखा। पॉल्यूशन अनकंट्रोल, जहां हम 30 से लेके 50 की रेंज में रहते हैं, वहां 400 से 500 की रेंज में रहना पड़ा। एआई को लेवल एकदम शुद्ध देशी प्राकृतिक वातावरण को छोड़कर जब दिल्ली के इस दूषित माहौल में गए तो लगा कि शायद यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। 4 दिन तक तो कमरे से निकलना ही नहीं हुआ। सांस लेने में भी समस्या आती थी। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता था। लेकिन टारगेट था कि दिल्ली के अंदर ये आम आदमी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये जो इन्होंने गंद मचा रखी थी दिल्ली के अंदर, इस गंद को, इस गंदगी को साफ करना है। तो ये तय हुआ कि कैसे भी करके दिल्ली के अंदर रहना ही है। मास्क लगाना, पता नहीं, गर्म पानी दिनचर्या का हिस्सा पहले से ही था। वहां तय किया गया कि सुबह से लेकर शाम तक जहां भी जाएंगे वहां 24 घंटे गर्म पानी पीना है। कोरोना के जितने नियम थे, सारे नियम लगाने के बाद ये तय हुआ कि दिल्ली में रहना है तो कोरोना जो हमको सिखा के गया उन नियमों के साथ ही रहना है। घी खाने से पहले सोचना पड़ता था, दूध पीने से पहले सोचना पड़ता था, चाय पीने से पहले सोचते थे। भोजन जिसको हम जानते हैं सिर्फ वही कर पा रहे थे। कुछ चंद घरों में ही भोजन की व्यवस्था को तय किया गया। लेकिन दिल्ली बड़ी तिरछी है साहब। महाभारत काल में भगवान बलराम उससे तिरछी कर गए थे अपने हल से। कभी भी हम किसी स्क्वायर वाले मकान में नहीं रहे। जितने भी मकान हमको वहां मिले, उन सब मकानों का वास्तु हिला हुआ था। 4 महीने की
यात्रा रही है। संपूर्ण समाज का अध्ययन करने में आया है कि राष्ट्र जैसे मुद्दे दिल्ली में गौण हैं। एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, पर समझ का स्तर बहुत कमजोर है। क्या यह कहना चाहिए कि दूर प्रांतों से आकर बसी हुई जनता सिर्फ रोजी रोटी के लिए ही वहां सरकार बनाती है? ये समझ में आया। संघ की शाखाएं, सामाजिक गतिविधियां, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किंतु उदर पोषण भी एक बड़ा विषय दिल्ली में समझ में आया है। 60 से 40% तक बिहार और उत्तर प्रदेश की संख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली का मूल निवासी या दिल्ली के गांव, उनका भी अध्ययन अगर हम करें तो मुझे सौभाग्य से तुगलकाबाद साउथ दिल्ली का एरिया मिला था, जिसमें गुर्जर समाज की बड़ी बस्ती है। लगभग 3 से 4% गुर्जर समाज के लोग हैं, लेकिन वो जो जमीन जिसके ऊपर तुगलकाबाद बसा हुआ है, वो सारी जमीन गुर्जर समाज की है। पास ही के जितने भी गांव हैं, पूरी विधानसभा में 3 गांव गुर्जर समाज के रहे, जो जमीन की वजह से काफी पैसे वाले समाज के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। दिल्ली के एक सांसद जिनका नाम माननीय रमेश बिधूड़ी जी हैं, बड़े बुलंद सांसद रहे हैं, तुगलकाबाद के ही निवासी हैं। वर्तमान के सांसद रामवीर जी बिधूड़ी भी तुगलकाबाद गांव के ही रहने वाले हैं। कल्चर को परिवेश से तो शायद उनके पास से निकल गया है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर जब हम उनका चिंतन करते हैं, समाज का, उस गांव का, दिल्ली के इस गांव का जब हम चिंतन करते हैं, उसके अंदर अध्ययन करते हैं, तो ये देखने में आया है कि उनकी अपनी परंपराएं हैं। अभी भी कुछ परंपराएं उन लोगों ने अपनी जीवित रखी हुई है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर पर अभी दूध उनकी खुद की भैंस से ही आता है, लेकिन गाय देखने को नहीं मिली है। भैंस पालन अभी भी है। कुछ कार्यकर्ताओं से जब बातचीत की तो कहा कि जो बेबे है, मतलब दादी, वो बिना दूध निकाले रह नहीं सकती, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए एक भैंस भाई साहब रख रखी है जो बेबे उसकी देखभाल करती है। दादी या माँ जो है हमारी, वो करती है। ठेठ गुड़ खाने को मिला, मेरठ का गुड़। शक्कर, हम मालवा के लोग तो चीनी को ही शक्कर जानते हैं। सफेद शक्कर जो होती है वही शक्कर होती है हमारी। लेकिन तुगलकाबाद में जब कार्यकर्ताओं के घर पर गए तो हमने वहां ब्राउन शुगर भी खाई, जिसको वो शक्कर कहते थे। शक्कर, बूरा, नोनी, घी। शुरू शुरू में तो जब वो नोनी घी रखते थे तो मैं मना ही कर देता था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं खाना है, क्योंकि पता नहीं वहां कौन सा घी है, उसकी क्या, कहाँ से आ रहा है, किस डेयरी का है, कुछ भी पता नहीं था। इसलिए शुरुआत के दिनों में लगभग 1 माह तक तो घी नाम की कोई चीज छुई नहीं थी। सूखी रोटी और आलू गोभी की सब्जी, बस यही खा के अपने आहार को बचाने का प्रयास किया।
लेकिन जब कार्यकर्ताओं के घरों में जाना आना होने लगा और उनसे उनके पारिवारिक संबंध डेवलप होने लगे मेरे, तो मैंने फिर पता किया कि इनके घर पे भैंस है, गाय है या नहीं है। ऐसे तलाश करने पर पता चला कि इनके पास भैंस है और भैंस के दूध का ही इन्होंने अपना घी निकाला है। तब जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ प्रूफ हो गया कि ये दूध निकालते हैं और भैंस रखते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के यहाँ वहां का ही घी लेना शुरू किया। गेहूं के बारे में चर्चा होती थी, आहार के बारे में चर्चा होती थी, तो मैं पूछता था कि जो रोटियां बनी है किस गेहूं की बनी है, तो बंधु कहते थे कि ये मध्य प्रदेश का गेहूं है। लेकिन ये नहीं पता उनको कि ये कौन सा गेहूं है। इतना जरूर पता है उनको कि ये मध्य प्रदेश का गेहूं है और आपको मध्य प्रदेश के गेहूं की रोटियां खिला रहे हैं। जब मैं उनसे कहता था कि 147 है, लोकवान है, मालव शक्ति है, पूषा है, तो बड़ा आश्चर्य होता है उनको कि क्या गेहूं के भी कोई नाम होते हैं क्या। लेकिन हाँ, वो अभी गेहूं के बारे में जानते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बाजरे के बारे में जानते हैं। वहीं मुझे एक अरविंद जी करके मिले जो घर में भी अपना छोटा सा एक बगीचा तैयार किए हुए हैं। उस बगीचे के अंदर वो अपने फल फ्रूट्स लगाए हुए हैं। उन्होंने जामफल लगाया हुआ था, आम लगाया हुआ था। उनकी किचन के बाहर ही उन्होंने एक साइड में एक गार्डन डेवलप किया हुआ, जिसके अंदर उन्होंने अपनी मिर्ची लगाई हुई थी, अपने टमाटर लगाए हुए थे, भटे लगाए हुए थे। किचन में लगने वाले जो छोटी छोटी सब्जियों के प्लांट्स उन्होंने लगाए थे, और वो वहाँ उसी से सब्जी लेकर उसकी सब्जी बनवाते थे। बड़ी इच्छा है उनकी कि वो जैविक में कुछ करें। तो भी वहाँ ज्यादातर मेरा जो संपर्क रहा वो गुर्जर समाज से रहा। और गुर्जर परिवारों में ये देखा कि बच्चे शाम के टाइम पर और सुबह, जी यादव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी दुकान पर आप चले जाएं, वहां अगर आप आटा मांगेंगे तो गेहूं का आटा, मध्य प्रदेश का आटा कह के ही लिया जाता है। फिर सारा मिल के आया हुआ आटा जो होता है वो दिल्ली के दुकानों पर बिकता है। लेकिन इस मामले में बहुत सारे काम की अभी वहां जरूरत है। महसूस किया है मैंने कि लोग अब जैविक को समझने भी लगे हैं। आहार की शुद्धता के बारे में अब समाज के अंदर चिंतन हो रहा है, वहां भी मैंने ये महसूस किया है। एक वल्लभगढ़ प्रवास हुआ था मेरा, तो वहां मेरी कुछ बातचीतें हुई थी। अगर मध्य प्रदेश से ब्रांड नेम के साथ कि आप किस प्रकार का, किस क्वालिटी का या किस प्रकार के गेहूं का, 147 है या लोकवान है या मानव शक्ति है या नर्मदा है या पिस्सी है या शरबती है या सीहोर का गेहूं भी नहीं जानते वो लोग। अपन जो मध्य प्रदेश, वो आशीर्वाद आटे का जो विज्ञापन आता है जिसमें ये कहा है कि मध्य प्रदेश के सीहोर से चुना हुआ शरबती गेहूं का आटा, ऐसा भी नहीं जानते। वो सिर्फ इतना सा जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गेहूं का आटा है। लेकिन ये एक बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश को 6-7 बार जो कृषि कर्मण अवार्ड मिला, और यहाँ जो गेहूं का विपुल उत्पादन हुआ, और उस विपुल उत्पादन से ये तो बना है कि जहाँ पंजाब का गेहूं का आटा खाते थे दिल्ली वाले, अब मध्य प्रदेश के लिए खुशी का विषय है। मैं इसको, मंच को प्रादेशिक स्तर पर नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन एक प्रेम स्वाभाविक अपनी जननी से होता है। भगवान श्री राम ने भी श्रीलंका में कहा कि जल्दी चलो लक्ष्मण, मुझे अपनी माँ जन्मभूमि की याद आती है। तो जहाँ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं वो हमारे लिए स्वर्ग से भी महान है, ऐसा उल्लेख है। तो एक सहज भाव में मैं मध्य प्रदेश के मालवा का रहने वाला, और जब वहाँ मैंने गेहूं के बारे में सुना कि गेहूं मध्य प्रदेश का आटा यहाँ यूज होता है, तो बड़ा अच्छा लगा मन को। लेकिन अगर वो शरबती का आटा है या पिस्सी का आटा है या लोकवान का आटा है या लोकवान या दलिया कौन सा है, किस ब्रांच का है, तो ये भी जब लोगों में समझ आएगी तो शायद और ज्यादा हम नीचे तक जा पाएंगे।
और हमारे इस आहार और शुद्धि के यज्ञ में एक और आहुति के रूप में हम इस समाज से हमको मिलने लगेगी, ऐसी कल्पना है। लेकिन समाज के मन में बहुत सारी धारणाएं गलत हैं। आहार से ज्यादा मन खराब है। तन बड़े सुंदर हैं, लेकिन मन बहुत ज्यादा खराब है। बहुत सारा काम अभी भी करना बाकी है। ये मंच से मैं बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन है बहुत सारे ऐसे समाज जिनके बीच में अभी भी बहुत सारा काम करने की संभावना है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने भी हनुमानगढ़ से अभी एक आटा चक्की ऑर्डर की है, और इस साल के आखिरी में, इस महीने के आखिरी में हमारे यहाँ भरी वो जो लो आरपीएम वाली चक्की है वह काम करने लगेगी। और अच्छी बात है, होना चाहिए। सभी लोग जहाँ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने शुद्ध की बात कर रहे हैं, शुद्ध के यज्ञ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। योगार के मंच का ही उद्देश्य है समाज के अंदर योग, स्वास्थ्य और उनके आहार की चिंता करना। और योगाहारी सदस्य होने के नाते मैंने भी वहां पर इन्हीं सब बातों के लिए चर्चा की। भोजन के बारे में चर्चा करता था, आहार के बारे में चर्चा करता था, कृषि के बारे में चर्चा करता था। हम जो खा रहे हैं उसके बारे में कहता था कि भाई कम से कम एक बार ये तो पता करो कि आप खा क्या रहे हैं। लेकिन बड़ी विषम परिस्थिति है साहब। 2 फीट की गली है, उसी गली के अंदर सीवर की लाइन भी है, और उसी गली के अंदर पीने के पाइप की लाइन भी है। कल ही परसों परसों ही सदन के अंदर जब बातचीत हो रही थी दिल्ली विधानसभा के अंदर, तो संगम विहार एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चयनित श्री चंदन चौधरी जी करके हैं, उन्होंने पानी के बारे में चर्चा की है, सफाई के बारे में चर्चा की, पानी माफिया के बारे में चर्चा की, उन्होंने वाटर टैंकर माफिया के बारे में चर्चा की है। दिल्ली में देखने को मिला है कि वहां पानी एक बड़ा तस्करी का केंद्र है। लोगों को शुद्ध पानी या रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत का पानी भी। जी जी जी। चंदन जी ने विषय रखा है दिल्ली के विधानसभा के अंदर, और पुरजोर से इस बात पे बातचीत हो गई है। जल बोर्ड शायद इसके ऊपर बहुत गंभीरता से भी काम कर रहा है। और एक और वहां पर जो माफिया दिल्ली में बड़े अलग अलग प्रकार के माफिया सुनने को मिले साहब। हमारे यहाँ हमने तो एक दो प्रकार के ही सुने थे, यहाँ मध्य प्रदेश में तो वहां जाने के बाद पता चला कि ये तो कई प्रकार के माफिया यहाँ पर सक्रिय हैं। अतिक्रमण एक बड़ा माफिया है, दूध माफिया है, पानी माफिया है, शिक्षा माफिया है। अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना भी बड़ा कठिन कार्य है। पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर दिल्ली मॉडल ऐसा कह कहकर शिक्षा के मॉडल के लिए बातें करने वाले, जब वहां जाकर पता किया तो मालूम पड़ा कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। केवल विज्ञापनों की बातचीत आपदा की सरकार या आपकी सरकार करती रही। मुझे आवंटित क्षेत्र के अंदर में लगभग सभी स्कूलों में गया ये देखने के लिए कि बड़ा सुना है कि अ, यहाँ शिक्षा बड़ी अच्छे तरीके से दी जा रही है बच्चों को। दिल्ली की शिक्षा पहले से भी बहुत अच्छी थी, वहां शिक्षा का स्तर पहले से बहुत अच्छा था। लेकिन जब स्कूलों के उद्घाटन के वो जो पट्टिकाएं लगी होती है, जो उद्घाटन के समय या निर्माण के समय लगाई जाती है, तो उन पे कहीं उस बिल्डिंग के निर्माण में
आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो सारी पट्टिकाएं 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी स्कूलों की ही निकली। केवल उन स्कूलों को नाम दे दिया गया कि ये हमारे अच्छे स्कूल हैं, इन स्कूलों में भर्ती कीजिए। जिस तरह से आज मध्य प्रदेश के अंदर सीएम राइज या प्रधानमंत्री शिक्षा या कॉलेज के जो बिल्डिंग्स देखी जाए अभी वर्तमान में, या उनके लिए जो व्यवस्था सरकार कर रही है, तो उनको देखो तो बड़ा आश्चर्य होता है कि दिल्ली जैसे शहर में इतने चतुर लोगों को ये ठग कैसे ठग रहे थे। दिल्ली में महिलाओं के लिए वाहन की सुविधा की घोषणा की गई थी। पिछले 5 सालों से महिलाओं को फ्री घूमने की सुविधा दी गई थी। वो दिल्ली में कहीं भी जा सकती है, महिलाओं को कोई टिकट वहां की दिल्ली निगम की बसों में नहीं लगेगा। किंतु देखने को मिला कि जहां 5 से 10 महिलाएं खड़ी होती थी, वहां वो गाड़ियां रुकती ही नहीं थी। तो हम छोटे छोटे बैठकों लेते थे, गार्डन डाइनिंग रूम बैठ के लिए लेते थे और बातचीत करते थे परिवारों में बैठ के। तो हम पूछते थे उनसे कि आप जब चौराहे पे खड़े होते हो और आपकी संख्या अगर 10 से 20 हो जाए महिलाओं की, तो क्या दिल्ली सरकार की गाड़ी रुकती है? एक सुर में वहां की महिलाएं कहती थी कि नहीं रुकती है। फिर हम पूछते थे कि दिन भर में आप या महीने भर में आप अ, कितने बार दिल्ली की यात्राएं करती हैं? तो पता चला कि 4 संडे आते हैं ज्यादा से ज्यादा, या 4-5 बार घूमना फिरना हो जाता है बस। तो मैंने कहा अधिकतम दूरी कितनी जाती होंगी आप, कितना किराया लगता होगा? 30 या 40 रुपया किराया ज्यादा से ज्यादा होता है। 4 बार गए तो 120 रुपया या 160 रुपया अधिकतम, या 200 रुपये अधिकतम सरकार के द्वारा छूट मिल रही है। और आप हमेशा तो सारे लोग तो, पूरी दिल्ली की महिलाएं तो एक साथ यात्राएं नहीं करती है ना। लेकिन फ्री और मुफ्त की चर्चा बहुत ज्यादा की गई। मोहल्ला क्लिनिक की बहुत सारी चर्चाएं की गई, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में जाके देखते थे तो उन डिस्पेंसरियों की हालत बहुत खराब थी। मैंने देखा कि दिल्ली के सारे लोग नारकीय जीवन जी रहे थे। मुझे अचानक से कथन याद आ जाता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में आए हुए 5 अध्याय, जिन्हें हम सत्यनारायण भगवान की कथा के नाम से जानते हैं, हमारे संपूर्ण समाज को उसकी जानकारी है। पूर्णिमा के दिन मैं तो कह रहा हूं कि सभी लोगों ने करना ही चाहिए, और पाठ ही करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उसमें शुरुआत में ही उल्लेख है कि जब नारद मृत्युलोक का भ्रमण कर कर भगवान सत्यदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, ये मैं मृत्युलोक की यात्रा करके आ रहा हूँ और मुझे वहां सारे लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग कष्टों से पीड़ित हैं। तब भगवान नारद जी से कहते हैं कि सभी को सत्यदेव का व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहिए। मुझे दिल्ली में जाके ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि सारे के सारे लोग वहां दुखी थे। पैसे वाले भी दुखी, व्यापारी भी दुखी, झुग्गी वाले भी दुखी, सब लोग दुखी, सभी पीड़ित। लेकिन झूठे और ठग अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रहे थे। उन सबसे जब चर्चा की गई तब उनको समझ में आया कि हाँ, कुछ ना कुछ परिवर्तन इस बार हमको करना है। और पिछले 4 महीने तक जब घर घर संपर्क अभियान किया गया, घर घर गए, महिलाओं से मिले, स्वास्थ्य शिविर लगाए, बहुत सारी एक्टिविटीज उन लोगों के साथ की, सतत संपर्क, हर 7वें दिन कोई ना कोई इवेंट होता था, हर 7वें दिन कोई ना कोई इवेंट होता था। जब उन इवेंटों के माध्यम से लोगों के दिल में उतरने का प्रयास किया और सारी खतरों की चिंता की, आने वाले सारे खतरों की बातचीत की,
सेहत की कर मैं तो ये कहता था भाई कि आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए, अपने नौनिहालों के लिए सोचिए, जो अभी अबोध हैं, जो भी 2 साल के, 5 साल के, 8 साल के हैं, इन इन बच्चों के बारे में सोचिए। दिल्ली दिल्ली में आहार, पानी, ये सब छोटे से मुद्दे हैं। दिल्ली की सांस हवा खराब है, जहां सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं है। सरकार के पास कोई सोच ही नहीं था कि वो इस हवा को शुद्ध कैसे करे। ना चाहते हुए भी 10-20 सिगरेट, इतना धुआं सामान्य इंसान के बॉडी में चला जाता है, डस्ट चला जाता है। शाम को जिंदा रहने के लिए गुड़ खाना पड़ता है, कि वहां लोगों ने कहा कि गुड़ खाइए तभी स्वस्थ रहेंगे। जिस प्रदेश की जनता को उसकी सरकार स्वच्छ हवा नहीं दे पा रही थी, उसका बदलना बहुत जरूरी था। अभी परसों के दिन विधानसभा के अंदर शायद तय हुआ है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंगों के ऊपर स्मॉग गन्स लगेंगे। प्रदूषण को नियंत्रण करने का पहला कदम दिल्ली की सरकार ने उठा ही लिया। और आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ये जो दिल्ली की सरकार बनी है, ये हमारे सपनों की सरकार है। और आगे अच्छे निर्णय लेगी। एक बहुत बड़े विषय की चर्चा करना मैं रह गया हूँ कि दिल्ली में मकान बनाने की इजाजत लेना और मकान बनाना भी अपने आप में एक माफिया के अंतर्गत आता है। और पिछले 2 दिन पहले हम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक निर्णय लिया है कि अब दिल्ली में मकान बनाने के लिए पुलिस की परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। पुलिस परमिशन मकान बनाने में, वहां जाने पर हमको पहली बार पता चला कि पुलिस की भी परमिशन लगती है मकान बनाने के लिए। प्लाट हमारा है, पैसे हमारे हैं, नगर पालिका से या नगर निगम से हमने परमिशन ली है, हमने नक्शा पास करवाया प्लानिंग से। उसके बावजूद भी यदि हम मकान बना रहे हैं तो दिल्ली पुलिस वहां आकर हमारे मकान को रोक देती है। और एक लेंटन को डालने के लिए एक निर्धारित राशि उनके द्वारा तय की गई है, वो निर्धारित राशि ली जा रही थी। ये बहुत सारे विषय जो वहां निकल कर आए, धीरे धीरे हम लोगों के द्वारा ऊपर बताई गए और बातचीत की गई। आज बहुत सारे निर्णयों के ऊपर दिल्ली की सरकार काम कर रही है और आगे भी शायद वो काम करेगी। आने वाली 9 तारीख को पुनः दिल्ली भाजपा ने हम लोगों को सम्मान के लिए बुलाया है कि आप लोगों के अथक परिश्रम से दिल्ली में जो सरकार बनी है, दिल्ली प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदया चाहती हैं कि आप सभी विस्तारक साथियों का सम्मान करें। इसलिए उन्होंने 8 तारीख को ही वापस बुलाया है। 9 तारीख को सम्मान कार्यक्रम 14 पंथ मार्ग पर होगा, ऐसी सूचना अभी परसों प्राप्त हुई है। लेकिन रोजगार और रोजगार, ये रोजगार का जो बड़ा विषय है, ये दिल्ली में बड़ा प्रभावी है। हर आदमी काम कर रहा है। युवाओं को अपने मापदंड पता नहीं है, समाज को कुछ भी गवर्नमेंट जानकारी नहीं है जी। हाँ जी, बने सिंह जी।
आटा का तो पता किया कि मध्य प्रदेश से आता है, ऑरेंज का पता नहीं किया कि ऑरेंज कहाँ से आता है। ये खिलाओगे घर लाके तब पता चलेगा, हम बात करेंगे बाद में आपकी। जी 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 जी। जी। नहीं आटा नहीं, मैंने आटा तेल, देखो अपनी जितनी बातचीतें हैं ना जो हम लोग योगाहार के माध्यम से करते हैं वो सारी वहां की है, लेकिन संस्कार की बात भी की है कि संस्कार की क्या स्थिति है। बड़ी विडंबना है समाज की कि हमारे लिए आदरणीय, हमारे लिए पूजनीय या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिस मातृ शक्ति को हम पूजते हैं वो वहां पर एक वर्कर के रूप में जानी जाती है। आधी दिल्ली, आधे ऑफिस, हर व्यवस्था में मातृशक्ति का बड़ा रोल है। हर ऑफिस के अंदर सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखो, दिल्ली मेट्रो को देखो, दिल्ली के नगर निगम की बसों को देखो, दिल्ली के ऑटो टेम्पो, किसी भी व्यवस्था को देखो, महिलाएं आपको काम करती हुई नजर आती है। सुबह शाम 24 घंटे, आजकल तो 24 घंटे काम कर रही हैं। कहाँ दिन होती है कहाँ रात होती है कुछ समझ नहीं आता। और ये जो पेट की आग है ना, ये कहीं ना कहीं ज्यादा खराब है। और शायद इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री रहे हमारे मामा, वर्तमान के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की महती योजना, लाडली बहना योजना को वहां लागू किया। और ये वादा किया था दिल्ली चुनाव के अंदर कि दिल्ली की महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को या 23 साल से शादीशुदा महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ देंगे और प्रति महीना 2,500 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में आएगी। 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं का हमारे यहाँ नियम है मध्य प्रदेश के अंदर, और उसको दिल्ली में भी लागू करने का प्रयास किया। दिल्ली जैसे शहर के अंदर 2,500 रुपए की क्या वैल्यू होगी, मैंने बहुत चिंतन किया, क्योंकि इससे ज्यादा तो शायद वहां कर देती, लेकिन 2,500 की बहुत वैल्यू है। जब आपदा वालों ने 2100 की घोषणा की तो देखा कि उन्होंने काउंटर लगाए हुए थे और काउंटरों के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, बहनों से उन्होंने पैसे भी लिए और उनके फॉर्म भरवाए। लेकिन माननीय या यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये घोषणा की कि नहीं, हम 2,500 रुपए पहली कैबिनेट में कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जल्दी ही इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। व्यवस्था संभालते हुए जब आदरणीय सीएम साहब रेखा गुप्ता जी को पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छोड़े गए खजाने का चिंतन किया गया तो लगा कि पहली बैठक में ये संभव नहीं है, इसलिए सतत लाडली बहना योजना का लाभ मिले, क्योंकि कोई भी योजना बिना विचार करे तो लागू की नहीं जा सकती। सरकार बनाने के लिए जो दिल्ली की महिलाओं ने भरोसा किया, उस भरोसे पे खरा भी उतरना और 1 या 2 बार लाडली बहना का पैसा देके योजना भी बंद नहीं करना है। सतत बहनाओं को ये सरकार का प्यार मिलता रहे, नारी सम्मान योजना के रूप में ये काम होता रहे, इसके ऊपर विचार चल रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाली 8 तारीख के दिन, महिला दिवस के दिन, दिल्ली के अंदर ये लाडली बहना योजना लॉन्च हो जाएगी, ऐसी मैं कल्पना करता हूं, आशा करता हूं कि हम लोगों के द्वारा गोष्ठियों के माध्यम से, समाज के में छोटी छोटी सेमिनारों के माध्यम से जो वादा किया गया था उसको सरकार पूरा करेगी। हो सकता है ये उन बहनों के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं हो, लेकिन मैंने वहां देखा है कि बहनें 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो काम करता है दिल्ली के अंदर। घर के 5 सदस्य वो 10,000 रुपए से काम करते हैं, 50,000 रुपए मिलता है। दिल्ली में रोजगार, शायद नौकरी ही सबसे बड़ा रोजगार है, लेकिन मेरे संपर्क में वहां छोटे मोटे काम करने वाले लोग भी आए। जब मैं तुगलकाबाद के अंदर
घूम रहा था तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र ओखला पड़ता है, फेज 1 फेज 2 ओखला जसोला, ये सारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र था। आजकल यहाँ से इंडस्ट्रियां उठकर मूव कर चुकी है उत्तर प्रदेश की ओर। दिल्ली से बहुत सारी इंडस्ट्री बाहर जा चुकी है। जो रोजगार के लिए दिल्ली जानी जाती थी, जहाँ छोटे छोटे खिलौने टॉयज बनते थे, जहाँ कई प्रकार की चीजें बनती थी, आज दिल्ली के अंदर बहुत सारा सामान विदेशों से आता है और वही मार्केटिंग होती है और वही बिकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां मेरी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही थी। वहां मैंने पहली बार वेस्ट कपड़ा देखा, कतरन देखी कि कतरन की भी छटाई होती है। कपड़ा सिलने के बाद बची हुई जो कतरन होती है, उस कतरन की भी कीमत है, ये मुझे दिल्ली में देखने को मिली। संजय कॉलोनी करके एक एरिया है दिल्ली का, उस एरिया के अंदर एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो कतरन बच जाती है, उस कतरन से बहुत अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। और लेडीज गारमेंट बनाने का काम वहां पर बहुत अच्छा से होता है। हर घर के अंदर मशीन लगी हुई है और सारे सारे वहां काम करने वाले बंधु आगरा से आए हुए हैं, मथुरा से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, कहीं आजमगढ़ से आए हुए हैं, कोई बलिया से आया हुआ है। एक छोटा भारत मुझे वहां देखने को मिला, अलग अलग संस्कृति, किंतु सबका एक रोजगार। वो सारे लोग बेस्ट कपड़े को खरीदते हैं और उस बेस्ट कपड़े से डिजाइन करके नया कपड़ा तैयार करते हैं और उसका एक बड़ा बाजार है और बहुत चीपेस्ट रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वहां मिल जाता है। मैं वहां से अपने घर के भी बच्चों के लिए कपड़े खरीद के लेके आया और आश्चर्यजनक रूप से जब मैंने उन लोगों से वो घर पे वो बताया तो उनने कहा कि ये कपड़ा इतना अच्छा है और इतने कम पैसे में नहीं आया, आप झूठ बोल रहे हो। पति पत्नी दोनों मिलके सिलाई करते हैं, कतरन बाजार से तोल के भाव में खरीद के लाते हैं, टुकड़े रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को डिजाइन में काट के एक नई डिजाइन का एक बढ़िया सा अच्छा सा पश्चिमी कपड़े भी बनाते हैं। ताज्जुब का विषय, 70 रुपए में लेडीज प्लाजो मिल जाता है, 80 रुपए 40 रुपए से लेके 100 रुपए 120 रुपए तक बहुत अच्छी लेगिंग्स बन जाती है, मिल जाती है, बिक जाती है मार्केट में, बनाने के बाद बिक जाती है। जी, संजय कॉलोनी, संजय कॉलोनी, ये आगे हरकेश नगर रेलवे स्टेशन के मेट्रो स्टेशन के पास में। बढ़िया कुर्तियां 70 रुपए से चालू हो जाती है, 70 रुपए 60 रुपए से कुर्तियां, 45 रुपए से कुर्तियां चालू हो जाती है, महिलाएं जो पहनती हैं। प्लाजो मिल जाते हैं बढ़िया 70 रुपए से, लॉन्ग स्कर्ट्स मिल जाते हैं 70 रुपए 50 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। और सुबह से लेके शाम तक, रविवार के दिन संडे का दिन तो बड़े बाजार का दिन होता है। लेकिन अगर कहीं जाके अफसोस होता है तो सिर्फ उनके जीवन के ऊपर जाकर अफसोस होता है। उनके रहने की जगह पे उनकी गंदगी को देखकर बड़ी घिन आ जाती है। दिल्ली में मैंने जो कचरे के ढेर देखे हैं ना, अपनी लाइफ में मैंने किसी शहर में नहीं देखे। दिल्ली कचरे का ढेर, सारे सीवर जाम, नाले जाम, सफाई के नाम पे कुछ नहीं। जब मैं इंदौर जैसे शहर की बात वहां करता हूं या उससे दिल्ली की तुलना करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर उसे नर्क कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
जहां दुनिया का मध्य क्या भारत का सबसे स्वच्छ शहर हमारा इंदौर है, उज्जैन भी उतना ही साफ है, भोपाल भी लगभग साफ हो गया है। किसी जमाने में कचरे का ढेर था। सड़कों के ऊपर, सामान्य सड़कों के ऊपर जो शहर की प्रमुख सड़कें हैं, उनके ऊपर भी कचरा डाल दिया जाता है। कचरा घर बने हुए हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, वो किसी ना किसी की कुदृष्टि के अंतर्गत है। तो अभी बहुत कुछ दिल्ली में करना बाकी है। मैंने देखा है वहां पर सेवा भारती के काम बहुत अच्छे हैं, धर्म जागरण के काम बहुत अच्छे हैं, हनुमान चालीसा कथाओं के माध्यम से, रामलीला का मुझे बड़ा आनंद आया वहां पर। सबसे बड़ी चीज अगर मैंने दिल्ली में कोई चीज महसूस की है तो ये पता चला है कि दिल्ली शहर के अंदर 488 रजिस्टर्ड रामलीला संस्था है। इस बार भी 285 के लगभग रजिस्टर्ड रामलीला मैदानों के ऊपर रामलीलाएं वहां हुई। रामलीला के प्रति वहां रुझान बहुत है। 9 दिन का ये जो नवरात्रि का उत्सव, दुर्गा पूजन का उत्सव होता है, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अभी पिछली 2 तारीख के दिन, पिछली 2 तारीख 2 फरवरी थी, उसको सरस्वती पूजा भी बड़े धूमधाम के साथ दिल्ली में मनाई जाती है। वसंत उत्सव जिसको हम कहते हैं, दिल्ली का ये भी एक बड़ा अच्छा त्योहार है। लेकिन बहुत आनंद आया मुझे जब हम लोगों ने दीपावली के ऊपर छठी मैया का त्योहार देखा। सार्वभौम समाज, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के संपूर्ण पूर्वांचल वासियों का ये त्योहार, जो छठ पूजन का त्योहार है, इसका उत्साह देखने को मिला। लगा कि वास्तव में ये बड़ा त्योहार है। 3 दिन का ये त्योहार, छठी मैया का त्योहार, दिल्ली में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक दिन पूर्व से ही सारे लोग पोखर की रचना करते हैं। वहां कहाँ झीलें हैं, झीलें तो बारिश में मिलती है। लेकिन कुछ संस्थाओं के द्वारा, कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस बात पे चिंतन किया गया और लोगों ने जहां जगह उपलब्ध थी वहां छठी मैया पूजन के छठ 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 ग्राउंड भी बनाए गए, जहाँ छठ पूजन बृहद रूप से बड़े उसमें किया जाता है। लेकिन देखा मैंने कि सड़क के किनारे भी लोगों ने उस वक्त छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करके, वो पन्नी बिछा के, अपनी जो प्लास्टिक की पन्नी होती है उससे 2 दिन के लिए अस्थायी रूप से भी हमने देखा कि लोग तालाब की रचना करते हैं, नदी की कल्पना करते हैं और वहीं रात आकर अपना सूर्य उपासना का ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। उस वक्त लगता है कि दिल्ली में एक रूपता होती है। पूर्वांचली समाज बड़ा यूनाइटेड समाज भी नजर आता है उस वक्त। लेकिन त्योहार में पार्टिसिपेट करना, अपनी लोक संस्कृति को वहां जिंदा रखना, और 45 हो गया है। मैंने देखा है कि लोग वहां पर अपनी संस्कृति को भी सजे हुए हैं, अपने पूर्वांचल संस्कृति को, यूपी की संस्कृति को, बिहारी संस्कृति को, हरियाणवी संस्कृति को। दिल्ली एक छोटा भारत है। लगभग लगभग सभी देश के लोग, सभी समाज के लोग वहां हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अब वहां पर बहुत सारा काम करना है। ये जो सत्ता का परिवर्तन दिल्ली में हुआ है, ये बहुत सारे काम वहां बाकी हैं। बहुत सारे कहना चाहिए कि वहां अतिक्रमण भी हैं। किसान आंदोलन के समय या सीए एनआरसी के समय जिस
मार्ग को अवरुद्ध किया गया था, वो मार्ग भी हमने वहां जाकर देखा है। राष्ट्र विरोधी ताकतें भी वहां विपुल मात्रा में है और वो सक्रिय भी बहुत है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे वहां समसामयिक विषय नजर आते हैं। मैंने देखा शाहीन बाग के अंदर की बहुत लंबी चौड़ी सड़क, और इतनी लंबी चौड़ी सड़क को भी यदि आप सालों तक के लिए अगर बंद कर देते हैं, जी, बंद कर देते हैं और दिल्ली के लोग उसको उस क्या कहना चाहिए, उस रास्ते को बंद कर दे, एक गली को बंद कर देने से घंटों का जाम लग सकता है। तो जब पूरी की पूरी सड़कें बंद की गई होंगी और दिल्ली सरकार के संरक्षण में बंद की गई होंगी, तब वहां के जनमानस की स्थिति क्या हुई होगी, ये अकल्पनीय है, ये सोच के भी परे है। आज दिल्ली में बहुमत की सरकार है, तो स्वर्गीय बहन सुषमा जी स्वराज जब दिल्ली की प्रधान मुख्यमंत्री थी, उनके अधूरे सपने को पूर्ण करने का ये जो भार है, जो बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी के कंधों पर आया है, भाई प्रवेश वर्मा के कंधों पर आया है, मनिंदर सिंह सिरसा जी के कंधों पर आया है। ये लोग दिन रात मेहनत कर कर दिल्ली की जनता के कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी कल्पना है, आशा है, प्रार्थना भी है। भगवान दिल्ली की जनता को सुख समृद्धि प्रदान करें। यदि कोई बातचीत हो तो मैं 13 मिनट है अभी शेष। आदरणीय दिनेश जी। जी जी, निश्चित दिनेश ही आदरणीय। और कुल मिलाकर दिल्ली पर छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे। हाँ, छठी मैया, जी जी जी, रामलीला, रामलीला। जी और ये सभी आयोजन वास्तव में तालाब निर्माण से लेकर के, और दिल्ली जैसे शहर, इंद्रप्रस्थ जैसे क्षेत्र, जहाँ की कूड़े कबाड़े की ढेर खड़े हैं और उस पर हमारी बिल्डिंगें खड़ी हैं, और हमें वहाँ पे सांस लेना दूभर होता है। तो ये जो हमारे प्रतीक हैं, ये त्योहार, ये वास्तव में तब से बनाए गए, लेकिन हम कहीं उनकी परिकल्पना भूल गए कि हमें ये तालाब बनाने हैं, पेड़ खड़े करने हैं, और भी बहुत सारी बातें जो कि आवश्यक थी आपके माध्यम से आई। और जब आपने प्रस्तावना रखी थी इस यात्रा की, तब से लेकर के, और जब आपने ये सार के रूप में पूरी यात्रा का विवरण दिया है, ये अद्भुत यात्रा रही है। लेकिन आपके माध्यम से ही बात आई है कि यात्रा तो अब शुरू हुई है। हाँ, असली यात्रा अब शुरू हुई है। जी, तो ये जो यात्रा अब शुरू हुई है, आपके शब्दों को लेकर मैं चलता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर तक, कि वो आप इस वार्ता में शामिल होकर के अन्य आदरणीय सदस्यों तक फिर हम पहुंचते हैं। जी जी, धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता भूपेन्द्र शास्त्री जी को अभिनंदन, अपनी यात्रा के संस्मरण सुनाने के लिए और यात्रा को, हमारी योगा हर यात्रा को जारी रखने में अपना योगदान देने के लिए। बहुत ही सुंदर संस्मरण। और दिल्ली जैसा शहर जो हमारी राजधानी है, उसमें आपने जो अनुभव बताए, उसकी संस्मरणों को मुझे लगता है कि अभी जो आपने अनुभव किया है, उसको, उसके संस्मरण अभी और हमें सुनने की जरूरत है। कुछ और चर्चा करने की भी आवश्यकता मुझे लगती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे मन में प्रश्न भी हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जब आप फिर से इस विषय पर बातचीत करेंगे और हम चर्चा करेंगे, और अपने अनुभव, हमारे भी जो अपने अनुभव है, उसको भी मैं उसको बता सकता हूँ, जो मेरे अनुभव रहे हैं वर्तमान में नहीं, उससे पूर्व के जो अनुभव है, और हमने कैसे इसको देखा, इस शहर को बदलते हुए और वहाँ की संस्कृति को बदलते हुए।
और वर्तमान समय में जो है वहां पर आने वाली समस्याएं आपदा के रूप में वहां पर निकल के आई, या आपदा से पोषित जो समस्याएं वहां पर निकल के आई। मुझे लगता है कि हर समस्या का एक समाधान के रूप में इस बार सत्ता परिवर्तन के रूप में देखने को मिला है। तो मेरी तो यही आशा है कि ये जो सत्ता परिवर्तन है ये सुखी रहे, और मतलब आने वाले भविष्य में जो कुछ समस्याएं उजागर हुई हैं, जो समस्याएं सामने निकल के आई हैं, उसका एक स्थायी समाधान के रूप में, एक स्थायी रूप से उसको आगे चलने के रूप में हमें मदद मिलने की तरफ ये सरकार कदम बढ़ाएगी। क्योंकि अब सरकार सब जगह एक ही सरकार है, तो अपेक्षाएं बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ साथ जो अनुभव में कुछ चीजें होती हैं कि हम एक समस्या का समाधान करते हैं और नई समस्याओं का एक जन्म भी दे देते हैं। तो इस विषय पर मैं अगले दिन मैं अपनी बातें कुछ रखना चाहूंगा, जो मैंने अनुभव किया है, पूर्व में भी अनुभव किया है। तो इस तरह से जब हम बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि आपने जो प्रचंड यहाँ पर पुरुषार्थ किया है, और आपके टीम के जो भी सदस्य वहां पर देश के कोने कोने से आकर के इस बार इस व्यवस्था परिवर्तन में उन्होंने सहयोग किया है, तो आपकी जब भी इस विषय पर चर्चा हो, तो ऐसे जो मुद्दे जनता की तरफ से निकल के आए मुद्दे हैं, या उनकी सोच है, या उनके मन में चिंताएं हैं, उनको भी वहां पर रखा जा सकता है, जिससे कि जो सरकार है उसके प्रति एक सकारात्मक सोच के प्रति वो अपने इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आगे अपने कार्यों को अगर करती है, तो निश्चित रूप से उसका समस्याओं का एक स्थायी समाधान की तरफ हम बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि हम एक समस्या को समाधान करते हैं, उसका एक नई समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं का भी आंशिक रूप से समाधान या तो नहीं हो पाता है या होता ही नहीं है, और उसकी वजह से फिर और विकृतियां आगे बढ़ती जाती हैं। तो आज मैं तो बहुत ज्यादा नहीं मुझे कहना है, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेस्ट भी हैं, सबकी बात सुनना भी जरूरी है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों पर जब भी अनुकूल समय हो, तो हम कुछ विषय को लेते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम जरूर और बातचीत करें, और उनके जो वहाँ की जो जनमानस है, वहाँ की जो जिस स्थिति में रह रहे हैं, उनके उसके प्रति जो हमारा कुछ अनुभव है उसका हम आदान प्रदान करने का प्रयास करें। तो आज मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, साथ में आपने अपनी अनुभव भी सुनाए हैं, और इस अनुभव के आधार पर जो आज लोगों के मन में प्रश्न होंगे उसको हम लेते हैं। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय, निश्चित ही, क्योंकि ये यात्रा का कई कई पहलू ऐसे हैं जो सुनने आवश्यक हैं और जो कम समय में विस्तार से नहीं सुने जा सकते थे। तो ये जो आदरणीय आपने प्रस्ताव रखा है, मेरा भी यही निवेदन रहेगा कि आदरणीय शास्त्री जी इसको विस्तार दें आने वाले समय में। आज आपने कम समय में, क्योंकि आप व्यस्त भी थे और अभी सुबह हाँ कि आपकी व्यस्तता भी रही थी, लेकिन आपने समय दिया, तथापि हम आगे इस कड़ी को जोड़ते रहेंगे। सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन पत्ता परिवर्तन, यानी जो सिस्टम है उसका अंतर्निहित जो सिस्टम है उसको बदलना जरूरी है। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा शास्त्री जी ने रखी और अनुभव और एनालिसिस भी रखा। बहुत स्टोरी के हिसाब से उन्होंने बात रखी, उनका अभिनंदन देखने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए। पूरी स्टोरी सुनते सुनते मेरे मन में कुछ बिंदु आए, वो बिंदु सदन के सामने रखना चाहता हूँ। और जैसा कि पवन जी ने बोला कि उस पर विचार करने की जरूरत है। पहला तो बिंदु ऐसा है कि दिल्ली का जो आपने चरित्र बोला, आमतौर पर सभी बड़े शहरों का ऐसा ही चरित्र है। गंदगी, बेरोजगारी, झोपड़पट्टी में रहना, वहां पे छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना। बम्बई में मुझे 4-5 महीने रहने का सौभाग्य मिला, दिल्ली में मैं 2-3 महीने रहा था। बाकी भी बड़े शहरों में मैं घूमता हूँ, देश विदेश में के भी बड़े शहरों को थाईलैंड में देख के आया मैं 4-5 महीने के पहले। सभी बड़े शहरों का यही चरित्र है।
तो वहां पे ये जो समस्या है उनका निराकरण करने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। एक दूसरा चीज ऐसा है, मेरे मन में ऐसी सोच है कि क्यों भाई हम सरकार बदलने की व्यवस्था देखें। जब घटना बनी थी तब कुछ विषय राज्यों को दिए गए थे, कुछ विषय केंद्र को दिए गए थे, कुछ समयवर्ती सूची में थे। तो क्यों ना भाई इस तरह की व्यवस्था 75 साल के बाद में भारत में ऐसी बने कि भाई कचरा सफाई है या रोड बनाना है, इसके लिए सरकार बदलने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव यदि हम करते हैं तो सरकार किसी की भी रहे, जनता के काम रुकेंगे नहीं। इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत समय आया है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे सरकार काम नहीं करने देती, ऐसे कुछ चुनिंदा विषयों को हम चिन्हित करें और ऐसे विषयों को किसी दूसरे सरकार की बदलने की प्रतीक्षा करने की जरूरत न पड़े। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, क्योंकि मैं अभी ये मिहान का जो प्रोग्राम चल रहा है तो किसानों से लगातार बातें हमारी चल रही है। ये जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे रेवड़ी संस्कृति कि 2,500 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 2100 रुपए महीना, इससे व्यवस्था ऐसी बन गई है, मैं महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूँ, कि यह और 1 रुपया 2 रुपए किलो के चावल ये आदि मिलने से मजदूर मिलते ही नहीं। लेबर जो है यानी खेती के लिए बिल्कुल कहीं पर भी मिलते नहीं है। तो यहाँ ऐसा करने के बजाय जो जहाँ पर रिस्क होती है, जैसे किसान को किसान सम्मान निधि देना एक अलग बात है, क्योंकि वहां पे उसकी नेचुरल रिस्क है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क है। तो रिस्क के लिए पैसा देना, मुआवजा देना, उसका समर्थन हो सकता है। लेकिन जिस व्यवसाय में रिस्क भी नहीं है तो किसी दूसरे आधार पे ऐसा पैसा बंटवाना, इसके अलावा उनका जो भी व्यवसाय होगा वो व्यवसाय की रिस्क देख के अगर उसको मुआवजा देते हैं तो शायद लोग अपने व्यवसाय में अच्छी उन्नति करेंगे और उसकी तरक्की करेंगे और नेचुरली लोग अपने काम के लिए भी जाएंगे। ये 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु यदि हम ध्यान में लेते हैं और इस तरह से सुधार लाते हैं तो मुझे लगता है कि देश की भी भलाई होगी और जो अलग पिछड़े या उससे वंचित जो वर्ग है उसकी भी भलाई होगी और देश का विकास होगा। धन्यवाद। दादा बहुत जी बहुत धन्यवाद, दादा बहुत बहुत धन्यवाद। जी कंटिन्यू जी करें। जी जी आदरणीय, निश्चित ही इस तरह के विचार आने वाले समय में आएंगे, उन पे मंथन भी होगा। और क्योंकि कुछ समय का अभाव भी है, इसलिए हम आदरणीय से ये निवेदन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, पुनः निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में जब भी आप समय दें तब इस पे चर्चा होगी, महत्वपूर्ण चर्चा है। आदरणीय एल के यादव जी का हैंड था काफी समय से, लेकिन अभी वो आइकॉन में दिख नहीं रहे हैं। और आदरणीय प्रवीण कुमार जी, कृपया आप बात रखिएगा। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय, आपकी चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके मुद्दे भी काफी सेटिस्फाइड है। बट जैसा आपने बताया कि दिल्ली में जो है जनसंख्या और जीवन स्तर में ऐसा हो चुका है कि बड़ा अस्त व्यस्त है और बड़ा बिजी शेड्यूल वाला सिस्टम है। इन सबका तहत भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर शायद आप बोल नहीं पाई या समय के कारण छूट गया। वो ऐसा है कि एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग, ये दिल्ली में वर्तमान में जो है आशातीत या अतिशयोक्ति के रूप में इतनी विस्तृत रूप में काम कर रही है, जिसके लिए बोलना अभी पब्लिक मंच पर थोड़ा सा गलत भी होता है, मगर वास्तविकता अभी हकीकत यही है। ये करंट तक की पोजीशन में बता रहा हूँ, और इसमें बहुत वाइल्ड और बहुत विस्तृत लेवल पर काम किया जा रहा है, जिसको हम यहाँ भी दिल्ली में ये सिचुएशन ये है कि हमारे साथ में यदि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है और हम अननोन है, स्ट्रेंजर है, तो उसके ऊपर एकदम से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है कि वो किस लेवल पर काम कर रहा होगा। आपके साथ में बैठकर ही आपका पूरा डेटा निकाल लेता है वो। ऐसे ही करीबन 24 से 25 बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया हुआ है, और उसमें से मैक्सिमम जो थे वो फीमेल कैंडिडेट थे।
छोटे छोटे बच्चों से बहुत गलत काम करवाए जा रहे हैं, यंग एज की जो बालिकाएं हैं जी उनसे जी 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 पर प्रवीण जी गलत मैंने काम किए विषय जा लिया रहे था हैं। ये, प्रवीण जी मैंने ये जी विषय लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि शायद बोलना संभव नहीं है, ऐसा बोल के मैंने उसको आगे जी बढ़ा दिया था। जी मैं जी इन सब चीजों को वहां पर महसूस किया हूँ, और हाँ मैंने उस विषय को फिर घुमाया भी था और मातृशक्ति के ऊपर ले जाके रख दिया था, और हाँ उनकी तो वंदना ये करते हुए छोड़ दिया उसको, क्योंकि वो हाँ हमारी जो जो ये जो त्योहार का मंच है ये रिकॉर्ड होता है ना, और इसका अपना हम्म, चैनल भी है, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। वो हमारे लिए एक चैलेंज है। देखिए साहब, है ना, पिछले 27 सालों से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा मूल रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है, और हम एक विचार लेके एक विचार के साथ काम कर रहे हैं। अभी भी शायद जो देश के अंदर काम हो रहा है वो हमारे विचार का 3% भी नहीं हो पाया है। जी जैसे तो और एक टॉपिक जो और स्वप्न लिया हम था लेके सर चल रहे आपने, हैं। जी जैसे ये एक बहुत बड़ा छलावा दिया गया था कि मोहल्ला क्लिनिक, हाँ हाँ जी ठीक है ना, ये वास्तविक रूप में यदि धरातल पर उसको समझे तो ये एक बहुत बड़ा छलावा था, और जिसके तहत जो है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं झोला छाप, बिल्कुल। ऐसे झोला छापों की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो इन एक्चुअली इंडीड में देखा जाए तो उनके पास में कोई लीगल या अथॉरिटिकल डिग्रियां या ऐसा कोई नॉलेज होता नहीं है, बट उनको वैसा प्रेजेंट कर दिया जाता है, और जिसमें नहीं, इस कारण झोला से जो छाप एक्चुअल झोला छाप झोला प्रैक्टिशनर्स होते हैं जी उन जी पर बहुत बड़ी गाजगिरी हुई है। जी 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 आदरणीय इस ऐसे वास्तव में कई बातें हैं जो कही भी जा सकती हैं और जिनको कहने में थोड़ा सीमा भी है, बड़ी सीमा भी है, लेकिन हाँ अगले दिन की चर्चा में इसको विस्तार देंगे, ऐसा निवेदन है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि कई लोगों के अनुभव के साथ भी गुजरे होंगे। मैं आदरणीय कल्पना कोटले दीदी से निवेदन करूं, उससे पहले आदरणीय प्रणाली दीदी जी हैं, और आदरणीय प्रणाली दीदी जी बात रखेंगे, तत्पश्चात आदरणीय कल्पना कोटले दीदी के पास आऊंगा। और जी जी ओम आदरणीय ओम प्रणाली दीदी। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। मुझे तो यह लग रहा है कि जो सच होता है वो लोगों के सामने आता नहीं है। ये दिल्ली की जो सरकार थी पहले वाली आपकी, उनका बहुत अलग सा रूप हमारे यहाँ तो दिखाया गया था। कितना अच्छा कारोबार चल रहा है, ऐसा वैसा वैसा। तो जो सच था वो लोगों के सामने आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये जो अब आया है वो मर्यादित लोगों के सामने आया है। वो पेपर आउट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना चाहिए और सच लोगों को समझना चाहिए, तो उनको समझेगा कि मोदी सरकार ही अच्छी कामगिरी कर रहे हैं। और ये सब झूठा बर्ताव लोगों के साथ जो चल रहा था वो, ओम प्रणाम। हाँ जी जी आदरणीय जी, हाँ ये क्योंकि ये बड़ा अध्ययन किया गया, लगभग 6 महीने से अधिक समय का अध्ययन इस पर हुआ है। और अगर 6 महीने को हम एक ही 60 मिनट में करें तो शायद कठिन होगा, तो आपका कहना सही है। और इस सत्यनारायण की कथा का वाचन अगले दिनों किया जाए, ऐसा निवेदन पुनः आया है। और इसी क्रम में आदरणीय कल्पना कोटले जी तक मैं पहुंचूं, क्योंकि उन्होंने आज की सभा का समापन भी करना है, लेकिन उनसे पहले मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड रेज है, उनके पास पहुंचता हूँ। ओम सदन को सादर वंदन। बहुत अच्छी चर्चा चली आज, बहुत ज्ञान की बातें प्राप्त हुई और यात्रा का संस्मरण भी बहुत अच्छा था। मैं इस मंच के माध्यम से 2-3 चीजें रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था लाडली बहना योजना। उससे लाडली बहना योजना से उन्होंने महिला को सशक्तिकरण के नाम पे मैं समझता हूँ कि निरस्तीकरण किया, उनको कमजोर किया है। जब तक बिना लालच के हम वोट के लिए राजनीति नहीं करेंगे, यानी बिना लालच दिए वोट प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, देश गलत में चला जाएगा। एक मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं तो आप एक बत्ती कनेक्शन फ्री दे दो, बिजली विभाग का कबाड़ा हो गया। एक मंत्री जी आए थे,
उन्होंने कहा भैया गट्ठा जंगल से गट्ठा लाएंगे आप, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जंगलों की हालत खराब कर दी, ऑक्सीजन कम हो गई और जंगल बिरले हो गए। तो जब तक मैं, हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, किंतु मैं मन में आ गई इसलिए बोलना जरूरी समझा मैंने। तो जब तक शासन प्रशासन लोगों को खुद दक्ष नहीं बनाए या लोग खुद दक्ष नहीं बने, ये इस तरह की फ्री में चीजें देने से कोई ना देश का भला होने वाला है, ना व्यक्तिगत किसी का भला हो जाने वाला है। अब हम देखते हैं कि मजदूर इसलिए नहीं मिलते हैं कि उनको 2 रुपए किलो में अनाज मिल जाता है। 2 रुपए किलो में अनाज कैसे मिल जाता है, उसका भार हम लोगों पे आता है जो दूसरे लोग हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। एक तरफ तो देश उन्नति कर रहा है, एक 25वीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरह हम बेकारियों की तरह लोगों को दे रहे हैं जो 17वीं सदी में है। अभी आपने देखा होगा इंदौर भोपाल में भीख देने पे प्रतिबंध लगा दिया है, और आप दे रहे हैं तो हम किसी को रिश्वत देते हैं तो जेल जाने के लिए गवर्नमेंट जो है लगा देती है हमको, हमारे पीछे लोगों को। और गवर्नमेंट रिश्वत दे रही है, मंत्री रिश्वत दे रहे हैं कि भैया 25 आपको 2500 रुपए मिलेंगे, आप एक वोट दीजिए। 2500 रुपए मतलब 5 साल के लिए। कितना एक वोट के लिए कितनी मतलब रिश्वत दे रहे हैं, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। तो क्षमा चाहूंगा, मेरी बात शायद कड़वी लगी हो। एक सूत्र है प्रदीप राज जी भाई साहब, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहे काटता है। और जो लोग मुफ्त की योजनाओं का लाभ लेकर सरकार बनाए, उन लोगों का हृदय परिवर्तन करने का क्या तरीका है? और ये बड़ा विषय हो जाएगा, अपन अगले दिन इस पर चर्चा करेंगे। मैं 2 बड़े विषय भी छोड़ चुका हूं इसमें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समय के गर्भ में छुपी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने आप लोगों से एक बात कही कि आप लोग सब्सिडी छोड़ दीजिए। कितने लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है? धीरे धीरे गैस सिलेंडर के ऊपर से हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी सब्सिडियां कम कर दी गई। काफी लोगों ने छोड़ दी, लगभग ठीक है, लगभग लेकिन सभी लोगों सरकार ने। का काम है, एक सरकार है जो इनाम दे सकती है, एक मलंग है छोड़ सकता है। आप लोग जो विषय मैंने रखा था वहां पर जो आया है, कहा कामगार लोग जो हैं, जो काम करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उनको अपने घर का बजट संभालना रहता है साहब। उनको सरकार से और आपके राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये मेरे 6 महीने का सार है। सरकार से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने राष्ट्र से भी कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी धर्म और संस्कृति, अभी प्रवीण भाई ने एक विषय लाके रखा है कि बहुत छोटे बच्चों के साथ भी आज दुर्व्यवहार हो रहा है। बड़ा, आज आजादी के 77 साल के बाद भी अगर हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं तो गर्दन शर्म से झुक जाती है, आत्मग्लानि पैदा होती है। ऐसे समाज में यदि उसके घर के बजट को सहायक बनने के लिए, क्योंकि घर में नॉन मिर्ची सब्जी की चिंता अगर करती है तो गृहिणी करती है, वो जो माँ है ना वो पालन करती है। और उस माँ के सम्मान के लिए यदि कोई छोटी सी राशि आप दे रहे हैं तो मैं तो इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूं। आप रोड की व्यवस्था देख लीजिए, मध्य प्रदेश के रोड कितने बढ़िया थे। आज टोल टैक्स की व्यवस्था होने के बाद में उन रोडों की स्थिति ठीक है। ये 2,500 रुपया हम कहीं किसी प्रकार से मैनेज करेंगे, लेकिन ये मातृ शक्ति के सम्मान का विषय है और ये उसे मिलना चाहिए। और ये संस्कृति को जब आप उन्हें सक्षम कर दोगे तो वो खुद ही छोड़ देंगे। पहले एक बार उनको अपनी ओर लेके आओ। जब वो आ जाएंगे, जब उन्हें इस अच्छे सुशासन सरकार का महत्व समझ में आने लगेगा, उन्हें अपने राष्ट्र का महत्व समझ में आने लगा, तो धीरे धीरे वो भी उसी रास्ते पे आ जाएंगे। उन्हीं शब्द को जो आज आप बोल रहे उन्हीं को अपनाने लगेंगे। लेकिन आना उनको इसी रास्ते से पड़ेगा। बहुत बड़े चिंतकों के द्वारा ये सोचा गया, तब जाके ये डिसाइड हुआ है। लेकिन कल ही बिहार का बजट पेश हुआ है और उसके अंदर बिहार के बाबू ने कोई फ्री की योजना लॉन्च नहीं की, जबकि उन्हें अभी चुनाव में जाना है।
तो आगे जाके तय होगा ये, ठीक है। 250 रुपए 500 रुपए से सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है डीडी शर्मा जी। भाई साहब, वास्तविक रूप से दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी, सांस लेना भी दूभर था उनका। लेकिन एक पॉइंट है ये पुरस्कार के रूप में, समय बहुत हो गया है, शायद आज 8-10 जा रहे हैं। सिर्फ आधा मिनट मैं ये लूंगा कि मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं कोई महिला सशक्तिकरण के विरोध में नहीं हूँ कि महिला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि महिला को सशक्त बना जाए वास्तव में, बस उसको काम देके उसको उसके हुनर को बढ़ा के। तो चर्चा करेंगे, पर दोनों फोन पे बात करेंगे। जी जी जी, अधिक चर्चा फोन पे हो। और ये वास्तव में आवश्यक मुद्दे हैं। और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गई है, व्यवस्था परिवर्तन के कई कोणों को देखें तो आपने कहा है कि दिल्ली तिरछी है, तो इसको वास्तु सही करना, उसमें समय तो लगेगा ही। और कहा गया कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी को मकसद करनी पड़ेगी, जनता को भी और जनार्दन को भी। आदरणीय कल्पना कोठले दीदी जी से निवेदन है कि आपका हैंड भी था, आप अपनी बात रख करके आज की सभा को संपन्न करें और आदरणीय जी का धन्यवाद भी करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और ये भी निवेदन कई जगह से आया है आदरणीय सदस्यों से कि हम इस चर्चा को पुनः सुनना चाहेंगे, पुनः आगे बढ़ाना चाहेंगे। आदरणीय कल्पना कोठले दीदी। हाँ, धन्यवाद भैया जी। आज की जो चर्चा है, जो शास्त्री भैया जी हैं, इन्होंने इतने सारे पहलू रख दिए कि ये मेरे शब्दों में अब शब्द ही नहीं आ रहे कि मैं इसको शुरुआत कैसे करूं, अंत कैसे करूं। लेकिन आज मैं यहीं पे सब कुछ छोड़ रही हूँ। भैया जी को मैं ये बोलना चाह रही हूँ, शास्त्री जी को, कि जो उन्होंने विषय को छोड़ा है, कृपया उस विषय को सबके सामने जाहिर करिए, ताकि लोगों तक पहुंचे, जागरूक हो लोग। जिस विषय को आपने शर्म वाली चीज है, तो उसको जरूर सामने लाइए। गलत चीजें हैं उसको सामने लाइए, हटाने के लिए, गलतियों को हटाने के लिए, बुराइयों को हटाने के लिए। तो आप विषय को रखिएगा। और वहाँ पे मेरी बिटिया है, वहाँ पे नोएडा में रहती, वहाँ की हवा देखी मैंने, मेरी आंखें तरस गई थी कि मैं शुद्ध हवा कैसे देखूं, साफ 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 कैसे देखूं, वहाँ का चित्रण कैसे देखूं। ऐसे बहुत सारे विषय है वहाँ पे। और महिलाओं के लिए जो बोला है अभी कुछ भैया जी ने, तो वो सर्कुलर कैसा होगा, वो नॉन पेड है। महिलाएं इतना श्रम करती है, लेकिन उनका जीडीपी में योगदान या फिर उनको पेमेंट नहीं मिलती। घर में जो श्रम करती है उनका, वो कुछ खरीद नहीं पाती। लेकिन जब से दी जा रही है राशि, तो उनको खुशी हो। वो बोलते हैं कि हमारा भाई स्वयं का आज तक इतना पैसा नहीं है जो देता है, तो वो खरीदती है सामान। तो एक मार्केटिंग होती है, रिसाइकलिंग होती है पूरा मार्केट का। और एक आवक जावक वाली जो क्रियाएं होती है, उत्पादन होता है। ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, तो कम नहीं हो रही, उनका योगदान बढ़ रहा है। उनकी बहुत सारे, मैं क्या बोलना चाहूंगी इस विषय पे, मैं रोक लेना चाह रही हूँ अपने आप को। और आज के विषय को भैया जी आप फिर से रखिएगा, जो भी रुके हुए विषय है उनको आप फिर से चर्चा करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश भैया जी को बोलना चाहूंगी कि मुझे समापन भी करते नहीं आता, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। योगहार की टीम भले ही कम है लोग, लेकिन एक एक व्यक्ति हजारों लाखों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं जानती हूँ, समझती हूँ। बहुत अनमोल है यहाँ के जो भी जुड़े हुए व्यक्ति है। और क्या कहने इस ग्रुप के। तो धन्यवाद आप सभी का। फिर से हम कल मिलेंगे। दिनेश भैया जी प्लीज आप समापन करिए। धन्यवाद। ओम। जी जी, आदरणीय दीजिए, आपने, आपका जो नाम है उस नाम के अनुरूप आपने एक ही शब्द में बात रख दी है। और समस्त समस्त जो पूरी चर्चा हुई है उसका रिजल्ट यही निकलता है कि जाके पाँव फटे न बिवाई की बात हो गई है। और यहाँ तो सब के पाँव ही फटे हुए हैं। तो अब जहाँ चलना ही मुश्किल हो, वहाँ क्या किया जाए। तो सब हम, चलो हम भी लचक लचक के चलते हैं। हो सकता आगे बढ़ कर के कुछ सीधे जो आड़ी दुनिया है, इसको तिरछी दुनिया है, इसको सीधा किया जाए। ये बात सामने आई है। और आदरणीय सर आपसे निवेदन है कि इस चर्चा को, क्योंकि ताजा माहौल बना हुआ है, अगर कल भी हम आपका समय ले सकें
तो कैसा रहेगा और या फिर कौन सा रहेगा, क्योंकि ताजा ताजा मामला ज्यादा अच्छा है। और 8